एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत में युवाओं की संख्या 464 मिलियन पहुंच जाएगी, जिसके बाद भारत यूथ पॉपुलेशन में दुनिया में सबसे आगे पहुंच जाएगा। देश की 64% आबादी वर्किंग एज ग्रुप में होगी, यानी कि 15 से 34 साल के बीच। ऐसे में देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। हमें जरूरत है हम इन युवाओं को मदद करें एक अच्छा भविष्य निर्माण करने में। युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए हम लाए हैं एक स्पेशल प्रोग्राम बातें करियर की, और मैं हूं आपके साथ रीना। तो आइए देखते हैं क्या है खास आज के इस एपिसोड में। जानेंगे क्या है फार्मा मार्केटिंग में करियर ऑप्शन, देखेंगे करियर निर्माण, मिलेंगे काउंसलर से, जानेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। हर बार की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं सेगमेंट करियर निर्माण, जहां हम आपको मदद करते हैं आपके सपनों के करियर बनाने में। तो आइए देखते हैं ये सेगमेंट। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ने हमेशा ही स्टूडेंट्स को काफी लुभाया है। नई टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस साइंस के स्टूडेंट्स को काफी आकर्षित करता है। इंजीनियरिंग में स्कोप तो है ही, साथ में अच्छे सैलरी पैकेजेस भी हैं। In engineering field, every day we see the technology, it is updating. Plenty of opportunities are there. In the sense, maybe in the manufacturing field, in design field, in automotive sector, in IT industry, especially IT industry, that programming particular part, it is a plenty of opportunities are there. We do thorough research every year, in the beginning of the academic year and at the season of the recruitments. Understand from the recruiter's point of view, where are these requirements, what are the broad areas of technology domains that they require resources from. इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार इंजीनियरिंग सबसे बड़ा सेगमेंट है भारत इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री लगभग 4 लाख लोगों को जॉब्स देती है। उम्मीद है कि ईयर एंडी रेवेन्यूज 2020 तक $45 करोड़ पहुंच जाएंगे। इंजीनियरिंग फर्म्स के टर्नओवर भी 2020 तक $37 बिलियन पहुंच सकते हैं। पिछले साल की तुलना 8.49% की ग्रोथ इस सेक्टर में देखी जा सकती है। कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनोवेटिव ट्रेड है, जिसकी डिमांड और वैल्यू दोनों बहुत ज्यादा है। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत काम हो रहा है। हमारा देश पूरे देश विश्व को लीड कर रहा है। इस सिलसिले में कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, और हम लोग अपने आप को साबित भी कर चुके हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसका पूरा कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आईटी सेक्टर है, लेकिन साथ में बीपीओ सेक्टर है, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हमारा देश ज़्यादा तरक्की कर सकता है अगर हमारे कंप्यूटर साइंस के युवक इनोवेशन करके खुद से प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें और हमारा नेशन सर्विस सेक्टर की जगह प्रोडक्ट इकोनॉमी बने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे इनोवेशन की तरफ फोकस करें। कैंपस प्लेसमेंट करते वक्त कंपनीज अब यह देखती हैं कि बच्चे फुल ट्रेंड हो। वो स्टूडेंट्स को जॉब ट्रेनिंग कराकर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। इसलिए कॉलेज और स्टूडेंट्स दोनों के लिए जरूरी है कि वो कॉलेज के वक्त से ही प्लेसमेंट के लिए तैयारी शुरू कर दें। They want nowadays ready-made candidates. They don't want to waste, I can say, waste or spend their time to train our students or after graduation. Fill the gap between industry and institution by giving value added program. Along with the curriculum, they are going to learn which is required for the industry. They become industry ready candidates to the industry. The training doesn't happen in one semester or 1 year. It's a 4 years course. The very first semester we have an intervention called Basic English Communication. English communication course that we do for a semester long in the first year will put them on par with all others. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि वो नए एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशंस करें, जिससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा हो और स्टूडेंट्स को अपने काम के लिए भी पहचान मिलेगी। इससे वो आगे बेहतर फ्यूचर बना पाएंगे। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, और अगर हम चाहते हैं कि इंडिया सुपर इकोनॉमी बने आने वाले सालों में, तो हमें अपने देश के युवकों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हम लोग को देखना होगा कि वो लोग जितने भी स्किल्स चाहिए एट इंटरनेशनल लेवल वो डेवलप करें,
और उसके लिए ना सिर्फ स्किल डेवलपमेंट, वो लोग इनोवेशन की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, और इनोवेशन की तरफ ध्यान देने से ही वो लोग आगे बढ़ पाएंगे और भारत की इकोनॉमी को भी दूसरे लेवल पर ले जाएंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ स्टूडेंट्स के लिए यह भी जरूरी है कि वो इनोवेशंस पर ध्यान दें और हमेशा कुछ नया करने की सोचें। भारत की फार्मा इंडस्ट्री विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जो ये दर्शाता है कि इसमें करियर स्कोप बहुत हैं। आज करियर दर्पण में हम जानेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर के बारे में। फार्मा इंडस्ट्री आज के टाइम में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है, जिसमें स्कोप और ग्रोथ दोनों बहुत हैं। फार्मा इंडस्ट्री में ही एक जॉब प्रोफाइल है एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी 2025 तक काफी डिमांड होने वाली है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है। विश्व में भारत का स्थान वॉल्यूम में तीसरे नंबर पर है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 4.5 लाख लोगों से ज्यादा को नौकरी देती है। सेक्टर से यह उम्मीद है कि 2015 तक 15 लाख लोगों को जॉब्स मिलेगी और करीबन 25 लाख जॉब्स 2022 तक क्रिएट होंगी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है कि बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे करीब 37,000 दवा की कंपनियां हैं और फार्मा कंपनियों का ये होता है कि वो अपना एडवर्टीजमेंट कभी नहीं दे सकती, रोक होती है। अब बात आती है कि जबकि हर फार्मा कंपनी हर साल कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा नई मेडिसिन्स बनाती है, चूँकि एडवर्टीजमेंट दे नहीं सकती तो डॉक्टरों तक मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचे। तो इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, किसी भी ग्रेजुएट को जो कि यंग होता है, 30 साल से कम का होता है, उसको एज ए एमआर अपने यहाँ अपॉइंट करती हैं, उसको सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ाती हैं। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। फार्मा आज के टाइम में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आएगा। फार्मा इंडस्ट्री में आज के टाइम पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एमआर निकल रहे हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मेडिसिन निकल रहे हैं। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो ये जॉब फील्ड वर्क बेस्ड है। एमआर बनने के बाद आपको फील्ड में उतरकर अपने कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। कि मेडिसिन हमारे हेल्थ से रिलेटेड है तो कभी यहाँ पे मंदी नहीं आएगी, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, ठीक है। अब दिन पर दिन दवाओं की नई नई डिजीज़ आ रही, नई पे नई दवाएं बढ़ रही हैं। अब दवाएं अगर बढ़ रही हैं तो डॉक्टर भी खूब, ठीक है ना। और डॉक्टरों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इसलिए इनकी ज़रूरत हमेशा रहेगी, डे बाय डे बढ़ रही है। एमआर बेसिकली क्या है, फार्मा कंपनीज और डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और मार्केट तक लाने के लिए एमआर की ज़रूरत पड़ती है उन मेडिसिन को। तो एक बेटर फ्यूचर हम स्टूडेंट्स को यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छी सैलरी पैकेज, एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा प्रमोशन, एक अच्छा इंक्रीमेंट यहाँ से उनको प्रोवाइड हो। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक इस इंडस्ट्री में बहुत वैकेंसीज होने वाली हैं। जैसे जैसे फार्मा सेक्टर ग्रो करेगा वैसे ही इसमें स्कोप बढ़ता जाएगा। आप किसी अच्छी कंपनी में एमआर से शुरुआत करके काफी ऊपर तक जा सकते हैं। जबकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है फार्मा इंडस्ट्री में। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि अगले 2018 तक कम से कम 15 लाख लोग चाहिए। कोई भी लड़का अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज ए करियर स्टार्ट करता है, हर 3-3 साल में उसका प्रमोशन होता जाता है, ठीक है। 3 साल बाद एरिया मैनेजर, नेक्स्ट ईयर रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है, डिप्टी जीएम, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ तक बन सकता है। सन फार्मा, कैडिला, सिप्ला, लुपिन, रेनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी, इन कंपनियों में वो एज ए एमआर लगाया जाता है। एमआर या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए जरूरी है कि आपने किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और आपको ह्यूमन एनाटॉमी की जानकारी हो। अगर आपको यह सब नॉलेज है तो आप किसी भी फार्मा कंपनी में एज अ एमआर प्लेस्ड हो सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में उसको सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिकली जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की होती है, तो सबसे पहले हम उन्हें एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। बेसिक टिप्स देते हैं कि हमें सामने डॉक्टर्स के सामने बैठ के किस तरह से बात करनी है, किस तरह से प्रेजेंट करना है अपने आप को। एक प्रोफेशनली जो उनके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए वो उनको प्रोवाइड करते हैं।
अनदर थिंग आती है क्वालिफिकेशन पे। जो बीए स्टूडेंट है या जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है वो ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानता, और फार्मा इंडस्ट्री में जाने के लिए मेडिसिन की नॉलेज के लिए ह्यूमन बॉडी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम उन्हें फार्मा की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है, जिसमें हम बॉडी के तमाम पार्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उनकी प्लेसमेंट एक फार्मा कंपनी में होती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूँ तो कोई भी बन सकता है, पर आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज होना जरूरी है जो आपको मदद करेंगी। थोड़ा उसके अंदर होनी चाहिए, घूमने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा डायनेमिक होना चाहिए, इंग्लिश भी ठीक होनी चाहिए उसकी। दूसरा क्या है, एनाटमी फिजियोलॉजी होता है हमारे शरीर के बारे में, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा बेसिक वर्क होता है वो डॉक्टर से मीट करना होता है, जो हमारे कंपनी के ब्रांड होते हैं डॉक्टर को बताना होता है, और ऑलमोस्ट सब कुछ साइंटिफिक ही रहता है हमें, और ड्रग्स के एक्शन, यूज, फार्माकोलॉजी वो सब बताना होता है डॉक्टर्स को। दवाइयों की अच्छी समझ और अपने काम के प्रति सच्ची लगन आपको दवाइयों से जुड़े इस करियर ऑप्शन में खासा मददगार साबित हो सकती है। जानेंगे और भी करियर के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई और फील्ड में नौकरी करने में बहुत अंतर होता है। कॉलेज की मस्ती में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जॉब में परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि कॉलेज के वक्त से ही अपने आप को इंडस्ट्री के लिए तैयार करें। कॉलेजेस में कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रही है। स्टूडेंट्स कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद अब अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए हैं। अब उनके पास एक अच्छी डिग्री है, एक बेटर जॉब है और कुछ सपने हैं जो जल्दी पूरे होंगे। असली चैलेंज यहाँ पे खत्म नहीं होता। असली चैलेंज अभी स्टार्ट होता है जब हमारे पास ऑलरेडी हमारा डिग्री है। हमको बाहर जाके लोगों के साथ कॉम्पीट करना है। हमको हर एक ऐसे स्ट्रैटेजीज इन्वेंट करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, जिसको मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत है, इनोवेटिव, क्रिएटिविटी। तुम दूसरों से कैसे हटके सोच सकते हो, तुम्हारे यूनिक पॉइंट्स, तुम कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। टीम वर्क। एक स्टूडेंट का सपना होता है कि आगे जाके उसका फ्यूचर सिक्योर हो, ही अर्न्स हिज डेली ब्रेड, लग्जरियस लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ही स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स को एक रहता है कि ही गेट्स मोल्डेड, he joins as a student and he gets molded into a human, he gets molded into a man. Placement हुआ मेरा Amazon में, वहाँ पे मैंने काम किया। I was not happy, not satisfied, so then I took a next step of my life. I'm an entrepreneur now and each and every aspect of my life I feel कि जो यहाँ पे मेरे को बेसिक्स मिला है, जो नॉलेज मिला है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं पे आगे जाके मेरे को काम आ रहा है, अभी भी काम आ रहा है। तो कैसे होता है कि अगर स्टूडेंट का बेस स्ट्रॉन्ग रहा तो आगे जाके ही इज नॉट हेजिटेंट टू डू एनी वर्क। कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाकर पढ़ाई पूरी करना और डिग्री पाना एक जिम्मेदारी की तरह है। यह युवा आज एक जिम्मेदारी पूरी करके दूसरी जिम्मेदारी जो कि अच्छी जॉब पाना है की तरफ बढ़ चुके हैं। कैंपस प्लेसमेंट पाना एक सपना सच होने जैसा होता है, जिसके लिए स्टूडेंट्स और कॉलेज दोनों बहुत मेहनत करते हैं। द इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट, जो लोग हमको चाहिए और जो लोग मैनेजमेंट पढ़ के आते हैं उसमें बहुत गैप होता है। व्हाट वी रिक्वायर वी डोंट गेट, एंड हम बहुत सा टाइम उनको ट्रेनिंग देने के लिए वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू ट्रेन देम। सो दिस गैप शुड रिड्यूस। फॉर दैट वी शुड हैव ए प्रोग्राम which will orient the MBA students in the direction with which ultimately they will be required to work in the corporate world. मैनेजमेंट कोर्सेज की अगर बात करें तो इंडस्ट्री की डिमांड अच्छे और स्किल्ड मैनेजर्स की है। कॉलेज के लिए यह जरूरी है कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार तैयार करें। Our aim is to develop value-based managers. When we talk of value-based, we know that value-based emerges from respective homes. So we take into consideration
not just induction of academic curriculum, we always take pride in developing personalities. We have envisaged certain programs associated with what is known as skill development for students. We make students participate, be active, read, continuously work towards learning by action. This activity-based learning has helped our students acquire skills of problem solving. It will help them become more compatible both in the institute, in the workplace and at home. And we want our students to have all inhibitions totally nullified as a part of our exercise. Overall vision, we want to develop value-based managers for the industry. कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके डिग्री पाना ही असली चैलेंज नहीं है। असली चैलेंज डिग्री पाकर इंडस्ट्री में प्लेस्ड होकर काम करना है, जिसे हर स्टूडेंट को कभी न कभी फेस करना ही होता है। अब वक्त हो चला है करियर काउंसलर से मिलने का। इस बार हमारे काउंसलर आपको बताएंगे कैसे करें एमडी एमएस की तैयारी। आइए देखते हैं करियर काउंसलर। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में 7 लाख स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। केवल एमबीबीएस होना आपको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं बना सकता है। स्पेशलाइजेशन पाने के लिए जरूरी है कि आप एमबीबीएस ग्रेजुएट होने के अलावा एमडी-एमएस भी करें। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 तक 7 लाख एडिशनल डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। हर साल करीबन 17,000 डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। देश में नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ देखी जा रही है। डॉक्टर्स की संख्या देश की जनसंख्या के हिसाब से बढ़ेगी। पहले के समय से अगर हम देखें तो पहले के समय पे जो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स होते थे वो प्रैक्टिस में जाने के लिए काफ़ी रहते थे। वो लोग प्रैक्टिस में जा पाते थे या बीडीएस करके भी डायरेक्ट प्रैक्टिस में जा पाते थे। अब भी अगर बोलें तो ज़माना स्पेशलाइजेशन का है, हर किसी को आगे स्पेशलाइज करना पड़ता है। तो इंडिया के अंदर जो टॉप मोस्ट ऑप्शन है स्पेशलाइजेशन की वो है कि एक डॉक्टर या अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो एमडी करेगा, सर्जिकल में जाना चाहता है तो एमएस करेगा, और डेंटल सर्जन्स के लिए एमडीएस की ऑप्शन है। अगर इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं तो अलग ऑप्शन है। इस तरह से उसे आगे स्पेशलाइज करना पड़ता है। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आपको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, जो ऑल इंडिया और स्टेट दोनों लेवल पर होते हैं। आइए जानते हैं काउंसलर से इन एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम्स जो हो रहे हैं 2 लेवल पे हैं। जैसा पीएमटी के समय में था वैसा ही पीजी के एग्ज़ाम में है। एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम है और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम से, जो स्टेट्स अपना अलग एग्ज़ाम लेती हैं, ऑल इंडिया लेवल अलग एग्ज़ाम जा रहा है। और जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, ये अपना एग्ज़ाम अलग लेते हैं। तो जो भी अभी तैयारी कर रहा है उसको इन सब पैटर्न के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ता है। जो हमारा ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है इस समय कंडक्ट करती है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। एक बॉडी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती है, जिसमें 300 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें सारे ही एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन विजुअल्स भी आएंगे। विजुअल्स मतलब कि ये पहले के साल से एक नया चेंज है एग्ज़ाम के अंदर। पहले हमें सिर्फ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता था, अभी वो विजुअल माने कि पेशेंट की हिस्ट्री या उसकी फ़ोटो या एक्सरे की इमेज या सीटी की इमेज, ये सब भी दिखाते हैं। तो शुरू से ही पढ़ना, इस कंपटीशन के लिए पैरेलल पढ़ना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन या एमडी-एमएस करने के लिए फॉरेन कंट्रीज हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही हैं। स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने के बाद एग्जाम के जरिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया के बाहर जाना चाहे तो उसका जो सबसे प्राइम जो डेस्टिनेशन है डॉक्टर के लिए वो यूएस है, जिसके लिए यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेता है। उसके अलावा कुछ डॉक्टर यूके और ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं। तो ज़्यादा जो टॉप डेस्टिनेशन है वो डॉक्टर्स की ये आती हैं, यहाँ वो आगे पढ़ भी पाते हैं और काम भी कर पाते हैं। तो यूएस को सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन इंडिया के डॉक्टर को वहाँ जाके एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, जिससे मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कहा गया, यूएसएमएलई कहते हैं, वो लिखना पड़ता है। और यूके के लिए प्लैब एग्ज़ाम लिखना पड़ता है। पीजी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप एमबीबीएस के साथ ही तैयारी शुरू कर दें। कैसे कर सकते हैं पीजी की तैयारी, आइए जानते हैं काउंसलर से। आज से 4-5 साल पहले देखते हैं तो ज़्यादातर लोग इंटर्नशिप में, जो कि फाइनल ईयर के बाद जो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके अंदर पढ़ना शुरू करते थे। लेकिन अगर हम एक नया ट्रेंड देखें तो इस पिछले 4-5 साल से ज़्यादातर लोग
थर्ड माइनर जो जूनियर फाइनल ईयर होता है MBBS के दौरान, जिसको हम फाउंडेशन ईयर भी कह सकते हैं, उस साल से वो पढ़ना शुरू करते हैं। उस कारण से वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे एम्स, PGI इसमें भी एडमिशन कर पाते हैं। बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, खास तौर पे जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, या जो कोर सब्जेक्ट है जैसे पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, इनमें यदि आप कमज़ोर होते हैं तो कभी भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि ये एक तरह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन सब्जेक्ट्स पे आते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन, इसके ऊपर अभी के एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत ज़्यादा जोर है। तो मैं अगर उसको दोबारा कहूँ तो मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन ज़रूर हमें उसको फोकस करना चाहिए अपने MBBS के दौरान। यदि हम ये पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म करें। इंडिया में अगर हम देखें तो एक तो दिल्ली के मेडिकल कॉलेज हो गए, मुंबई के हो गए, जो हम टॉप नॉच मेडिकल स्कूल मानते हैं, और बाकी शहरों में जाते हैं तो एक गैप है। जो छोटे शहर में टायर 2, टायर 3 सिटी में एक गैप है, जो जब compete करना है तो उन्हें सबको एक साथ करना है। सैटेलाइट बेस्ड क्लासरूम भी अवेलेबल है जो टायर 3, टायर 4 सिटी तक भी अवेलेबल हैं, जो सैटेलाइट के द्वारा, जिससे वो दिल्ली के बेस्ड टीचर या बॉम्बे के बेस्ड टीचर से भी डायरेक्ट लाइव पढ़ सकता है। कोर्स आप माने कि टैबलेट्स पे भी अवेलेबल हैं। ये टैबलेट बेस्ड कोर्स में लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, ये सब इंटीग्रेटेड भी मिल जाते हैं। अपनी मेहनत से की हुई पढ़ाई और MBBS के दौरान सही तैयारी आपको आपके पसंद का सब्जेक्ट और कॉलेज दिला सकता है। जानेंगे और भी करियर के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? अब चलते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज की तरफ, जहां आपको मिलेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। पंजाब यूनिवर्सिटी में विभिन्न पदों के लिए रिक्ति है। डायरेक्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित है। आवेदक के पास अपने सब्जेक्ट में PhD और 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। अधिक जानकारी के लिए www.puchd.ac.in पर जाएं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBPF में कांस्टेबल के पद के लिए रिक्ति है। आपको आवेदन करने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2014 है। अधिक जानकारी के लिए idbppolice.nic.in पर लॉग ऑन करें। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL में डिप्टी सर्वेयर, जूनियर ओवरमैन के तहत रिक्तियां हैं। आवेदन करने के लिए 10वीं पास के साथ ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2014 है। अधिक जानकारी के लिए www.ccl.gov.in पर जाएं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB जूनियर इंजीनियर की रिक्ति के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदन करने के लिए 19 अक्टूबर 2014 से पहले अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए www.rrb.gov.in पर जाएं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव पदों की रिक्ति के लिए आवेदक के पास BTech या MBA या ITI होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2014 है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर लॉग ऑन करें। दोस्तों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार। आप हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए। हमारा ईमेल ID है bckddnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले हफ्ते और भी करियर से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।